नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक शानदार सेशन रहा, जहां पर हमने देखा कि 5 दिन की 6 दिन की तेजी, उस तेजी के बाद थोड़ी सी सुस्ती और सुस्ताने के बाद थोड़ी सी मुनाव वसूली के बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में और आज फिर से अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिली और शानदार बढ़त के साथ भारतीय बाजार बंद हुए हैं। सबसे पहले अगर आज के सेशन में आप निफ्टी को देखेंगे या फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वापस एक अच्छी परफॉर्मेंस हमने 2-3 पॉकेट से प्रिसाइसली आज के सेशन में देखी थी। सबसे ज्यादा आज हमने मेटल स्टॉक्स में देखा, इसके अलावा बैंक स्टॉक्स एक कुछ सिलेक्टिव एनबीएफसी यहाँ पर काफी अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली थी। निफ्टी 6 मार्च के बाद 10,800 के ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी करीब 4 महीने की ऊंचाई पर क्लोज हुआ है। 22,900 के ऊपर क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की और ये 16 मार्च के बाद का लेवल है। छोटे मछोटे स्टॉक्स भी अच्छी परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखा रहे थे। तो ये आज का रुझान था आज के सेशन का। क्विकली देखते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है, क्वांटम भले ही कम है लेकिन बाइंग उनकी ओर से हुई है 212 करोड़ की और साथ ही डीआईज ने मुनाफा लिया है 803 करोड़ के आसपास का। तो ये आंकड़े हैं। का फोकस वो रिजल्ट सीजन पर रहेगा, जो कि इसकी शुरुआत हो जाएगी और कोविड का एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट आया है, क्या मैनेजमेंट के आगे के लिए कमेंट्री आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इनफैक्ट शर्मिला जोशी आज की जानकार भी हमारे लिए मौजूद है आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए भी। शर्मिला जी, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक मार्केट्स पर 10,800 तक का सफर तो तय कर लिया है बाजार ने, लेकिन आगे का सफर इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्निंग्स कैसे आते हैं और अर्निंग्स के साथ साथ ज्यादा फोकस रहेगा मार्केट का शायद इस बात पर कि मैनेजमेंट आगे के लिए कमेंट्री क्या देते हैं। क्या व्यू है मार्केट्स पर और रिजल्ट पर? बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि आज की जिस तरह की क्लोजिंग थी वो बहुत ही शानदार थी और वेरी ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि ये इन दिस सीरीज हम 10,500 इतना कंफर्टेबली क्रॉस करेंगे जो मार्केट ने ये पिछले हफ्ते किया है। सो यस, आई थिंक क्लियरली मोर देन द रिजल्ट्स, क्योंकि ये तो सबको मालूम ही है कि मई के मिड में चीजें खुलने लगी तो सभी नंबर्स पर कोविड का इम्पैक्ट होगा, लेकिन कमेंट्री बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि किस तरह से ग्राउंड पे सिचुएशन है, किस तरह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग रीस्टार्ट हुई है और किस तरह से वो डिमांड को देख रहे हैं आगे चलकर। सो आई थिंक यस, कमेंट्री विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिचएवर सेक्टर यू लुक एट। एंड आई थिंक द अदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विल ऑब्वियसली बी ग्लोबल क्यूज, और जिस तरह से फिर से एफआई की बाइंग हम देख रहे हैं, दैट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ एडेड कॉन्फिडेंस। तो यस, आई थिंक कि यही दो फैक्टर्स है जो जिनको हमें ट्रैक करना है। बट वेरी ऑनेस्टली 11,000 seems a given, 11,000 levels for Nifty seem a given at this point in time. So let's see how markets यहाँ से किस तरह से markets shape up होते हैं। जी, चलिए ठीक है, सवालों करते हैं शामिल और सवाल जो हमें आ रहे हैं उसमें से हमारे साथ अनीश भदूरी कोलकाता से लाइव मौजूद है फोन लाइन पर। अनीश जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं अनीश भदूरी बोल रहा हूँ कोलकाता से। मैं 2 स्टॉक के नाम आप लोगों के पास भेजे हैं। वो स्टॉक को हम एक 1 मंथ शॉर्ट टर्म 1 to 2 मंथ के लिए रखना चाहते हैं। जो प्राइस रेट एक तो आईओसी और एक तो हम भेजा हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील। तो दोनों की प्राइस पर है। आईओसी है 87 समथिंग पैसा, 390 शेयर। और आज जेएसडब्ल्यू स्टील आज खरीदे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील जो 98 रुपये 198 रुपये 70 पैसा में 123 शेयर। तो उसकी बारे में पूछ लेते हैं। आप अपना क्विकली व्यू और बताइए कि कितने समय के लिए आप रुक सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में, किस नजरिए से आपने खरीदारी की है? हम 1 महीना से वो होल्ड कर रहे हैं और 1 महीना मैं रखना चाहता हूँ। उसकी एक बार 95-96 तक गया था, उसके बाद से वो एकदम नॉर्मल फेज में चल रहा है, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, किस लाइन में है काम कर रहा है। ठीक है सर, पूछ लेते हैं। शर्मिला जी, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, आईओसी 87 की बाइंग है, जेएसडब्ल्यू स्टील उन्होंने आज ही खरीदारी की है 198 रुपए के आसपास। और मेटल स्टॉक्स तो ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील भी 15-16% का रिटर्न ऑलरेडी 1 महीने में दे चुका है। अब क्या करना चाहिए दोनों ही पोजीशन में, ये ध्यान में रखते हुए कि ये शायद सिर्फ 1-2 महीने और रखना चाहते हैं? हाँ, तो पहले हम बात करेंगे आईओसी की। आई थिंक यहाँ पर काफी मेरा पॉजिटिव रुझान रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, हम ओपनिंग आपकी बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा है कि जिस तरह से डेटा आ रहा है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, वो ये दिखा रहा है कि कंजम्पशन एक अपवर्ड ट्रेंड पर है।
तो जैसे जैसे लोग धीरे धीरे काम पे लौटेंगे, हम देखेंगे कि वेदर इट इज पेट्रोल या डीजल या एयर टर्बाइन फ्यूल, सबकी डिमांड इट विल बी ऑन द राइज। तो मेरे हिसाब से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पर भी आएगा। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट कि उन्होंने क्या प्राइस पे लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो थोड़ा सा लंबा भी रख सके ना स्टॉक, तो भी ठीक रहेगा। आई थिंक 9500 इस तरह का लेवल हम आईओसी में देख सकेंगे। जहाँ तक जेएसडब्ल्यू का सवाल है, फिर से हमने देखा है कि नतीजों में ये हमने जरूर देखा कंपनी के कि डोमेस्टिकली चीजें इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन एक्सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन अच्छी है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक ओवरऑल रैली आज पूरे मेटल स्पेस में है। तो आई थिंक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव शायद जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। आई वुड गिव इट अ टारगेट ऑफ क्लोजर टू 202 205 ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। लेकिन दोनों स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो रख सकते हैं महीने 2 महीने के लिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखेंगे तो अच्छा मुनाफा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी आप बनाइए। नवनीत हमारे साथ अब देवगढ़ झारखंड से सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर। नवनीत जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरे पास 2 शेयर थे, एक आईडीबीआई के और एक फ्यूचर ग्रुप के। फ्यूचर ग्रुप का 146 में मेरे पास 250 शेयर है और आईडीबीआई का 43 रुपीज पे 2000 शेयर है। तो एक्चुअली फ्यूचर ग्रुप का जो आप नाम ले रहे हैं ये फ्यूचर रिटेल होगा आपके पास, राइट? जी मैम, जी 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 फ्यूचर रिटेल। हाँ हाँ जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप दोनों इन्वेस्टमेंट में? जी ये जो जब से मैंने परचेस किया है ये लगातार लोअर सर्किट ही लगा रहा है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ना तो मैं स्टॉक से निकल पा रहा हूँ और आगे कभी कुछ फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। आपने ऐसे लिए हैं जो लगातार हायर सर्किट लगा रहे थे, और इनफैक्ट फ्यूचर रिटेल में तो जिस दिन आपने लिया उसके बाद से तो हायर सर्किट लगा ही नहीं, लगातार कांस्टेंट लोअर सर्किट हम लगते हुए देख रहे हैं। पूछ लेते हैं शर्मिला जी से। शर्मिला जी बताइए, फ्यूचर रिटेल 146 की इनकी बाइंग है, 110 के आसपास आज आ चुका है पिछले 3 दिन के कांस्टेंट लोअर सर्किट के बाद। और सिमिलरली आईडीबीआई बैंक यहाँ पर 43 का बाइंग है, ये भी अगेन अब लगातार अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगा रहा है, लेकिन इसमें एटलीस्ट राहत यह है कि इनके भाव से अभी भी 3 रुपए ऊपर है। क्या करना चाहिए दोनों ही शेयर्स में? तो आई थिंक दोनों शेयर्स मुझे ऑन अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव पसंद नहीं है, बिकॉज जैसे कि अगर आप फ्यूचर रिटेल की बात करें तो जिस तरह से डेट लेवल्स है, जिस तरह से हाल ही के टाइम में फ्यूचर रिटेल में प्रॉब्लम्स हुए हैं, उन सब चीजों को ऐसे देखकर लगता नहीं, एंड दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ रेजिंग फंड्स एक्सेट्रा। लेकिन दोनों शेयर्स कहीं ना कहीं न्यूज बेस्ड है, सो देयर इज सम एलिमेंट ऑफ न्यूज दैट कैन वर्क पॉजिटिवली इन बोथ द शेयर्स। फ्यूचर रिटेल में जैसे कि आई थिंक पिछले 4-5 दिन पहले प्रेस में खबर थी कि शायद रिलायंस एंड बियानीज कुड बी वर्किंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो वो चीज के लिए इन्वेस्टर शायद रुक सकते हैं कि उसमें क्या क्लैरिटी आती है आगे चलकर। और आईडीबीआई बैंक जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा ही है कि दे आर लुकिंग एट फंड रेजिंग प्लान्स, और उस आईडीबीआई बैंक को बेचने की बात है। आईडीबीआई में दूसरी बात ये अच्छी है कि नतीजे काफी ठीक ठाक रहे ओवर द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, बट ऑनेस्टली आई डोंट लाइक बोथ द स्टॉक्स। मुझे लगता है कि अगर ये दोनों न्यूज बेस्ड है तो इन न्यूज के ऊपर ध्यान रखकर अगर वो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताया गया है स्ट्रैटेजी दोनों ही स्टॉक्स में। हालांकि न्यूज ड्रिवन मोमेंट इन स्टॉक्स में देखा था, और जब तक वो न्यूज का कंफर्मेशन नहीं आ गया तब तक शायद अब जो पोजीशंस हैं वो एग्जिट हो रही हैं। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर कानपुर से। अभिषेक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने ग्लेनमार्क के 1200 शेयर परचेज किए थे 540 के रेट पर। एक्चुअली वो इंट्राडे के लिए मैंने परचेज किया, लेकिन बाई चांस की बात है कि उसका रेट डाउन होता चला गया, मैं उसको सेल आउट नहीं कर पाया। अभी मैंने उसको होल्ड किया हुआ है, तो कितने समय तक मुझे होल्ड करना चाहिए और आज की पोजीशन देखते हुए मार्केट कहाँ तक जाने की उम्मीद है? पूछ लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा 540 की बाइंग है, और भाव देखकर तो लगता है शर्मिला की जब सर्विस रावत से जुड़ी हुई खबर आई थी, जब स्टॉक ने 31% की तेजी लगाई थी, तब इन्होंने शायद खरीदा है, क्योंकि से हमने देखा कि यूएस में दवा की क्वालिटी को लेकर इनके ऊपर केस हुआ, और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक गिरा है। कई लगातार गिरने के बाद आज इनफैक्ट हरे निशान में बंद हुआ है। क्या करना चाहिए? इनफैक्ट यही नहीं, हमें फेसबुक लाइव पर भी जब ये शो होता है तब भी ढेर सारी क्वेरीज ग्लेनमार्क फार्मा पर आती है। एक ऐसा फार्मा से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हाई लेवल्स पर लेकर
अब नुकसान में है। क्या व्यू रहेगा आपका? यस, आई थिंक प्रिसाइसली जो दो चीजें आपने कही वो वरिंग, एक चीज जो आपने कही वो वरिंग फैक्टर है कि एक प्राइस फिक्सिंग का एलिगेशन उनके ऊपर यूएस में लगाया गया है कि उन्होंने 2-3 और कंपनी के साथ कल्यूड करके कुछ जेनेरिक्स का प्राइस फिक्स करने की बात हुई। ऑफ कोर्स दे हैव डिनाइड दैट, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक प्राइस पर देखा। उसके साथ साथ आई थिंक नतीजे भी इतने अच्छे नहीं थे, और नतीजे इसलिए अच्छे नहीं थे बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह अच्छी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि जो उनका पाइपलाइन है आगे चलकर, दे आर टू डिपेंडेंट ऑन 1 और 2 मॉलिक्यूल्स की वहां से उनके रेवेन्यूज बढ़े। इस वजह से थोड़ा हमने स्टॉक प्राइस पर प्रेशर देखा रिजल्ट्स के बाद और इस न्यूज के बाद। लेकिन आई थिंक ये प्राइस पर स्टॉक काफी ठीक ठाक है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो जरूर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और क्योंकि अभी आपने स्टॉक रखा है तो मेरी राय में जहाँ फंडामेंटल्स का सवाल है और जहाँ वैल्यूएशन का सवाल है, अभी ये स्टॉक काफी ठीक ठाक प्राइस पर है, तो ये प्राइस पर वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए और इन लेवल्स पर और शेयर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से। अखिलेश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? या गुड इवनिंग मैम, अखिलेश बोल रहा हूँ लखनऊ से। एक्चुअली मैंने मैम मोरपेन के 500 शेयर लिए थे 34.30 पे, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? लॉस में चल रहा हूँ अभी, मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड रखना चाहिए या प्राइस मुझे एक्शन तो लॉस लग में? रहा है कि मोरपेन लैबोरेटरीज आपने मेरे ख्याल से मिड जून के आसपास लिया होगा, क्योंकि तभी स्टॉक्स ने 52 वीक हाईस छुए थे 34 रुपए के। यस मैम, मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड रखना चाहिए या फिर मुझे और लॉस एक ही में स्टॉक बुक कर बताइए, देना जब चाहिए? इतने सारे फार्मा स्टॉक्स हैं तो आपने मोरपेन लैब क्यों चुना? भाव देखते हुए कि 34 रुपए का स्टॉक है ले लेते हैं, या कोई और वजह थी इसे खरीदते? मैम उस समय अपर सर्किट मारा था तो मैंने इसको ले लिया था। शर्मिला जी, इनफैक्ट हम अपनी मुहिम में भी ये बात बार बार कहते हैं कि भाव देखकर नहीं, क्वालिटी देखकर स्टॉक खरीदिए, और इन्होंने वही गलती की है। इन्होंने भाव देखकर खरीदा कि स्टॉक छोटे लेवल का है और प्लस लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, तो ले लेना चाहिए। अब देखिए 34 रुपए का 52 वीक हाई 18 जून को छुआ था और तब से लगातार नीचे आ रहा है, 23 रुपए पर आ चुका है। क्या सजेशन होगा इनके लिए? यस आई थिंक जैसे कि आपने कहा दो खतरे हैं। एक तो उन्होंने क्योंकि 30 रुपए का स्टॉक है, अपर सर्किट लग रहा है, इसलिए लिया, विच इज आई थिंक ऑलवेज अ रॉन्ग लॉजिक टू बाय अ स्टॉक। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जब आप स्टॉक लेते हो तो आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मार्केट है अभी का वेर जैसे आज पूरी दिन आपकी आवाज पर भी किस तरह से चर्चा रही कि रिटेल क्लाइंट्स काफी आ गए हैं मार्केट में, एंड इनफैक्ट उनका आज वेटेज ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और जिस तरह का एक्शन है। तो ऐसे में होता क्या है कि यू कुड एंड अप बाइंग द रॉन्ग स्टॉक, और जब चीजें खराब हो जाएगी देन यू विल बी लेफ्ट होल्डिंग द बेबी एज दे से, क्योंकि फिर आप उसको बेचना नहीं चाहोगे और आप ये सोच के सोचते रह जाओगे कि ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपने आपका डिसीजन किन चीजों पर बेस किया है वो आपके दिमाग में हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए। जहाँ तक मोरपेन लैब्स का सवाल है, हम देख रहे थे कि रिजल्ट्स एक्चुअली इसके काफी इंप्रूव हो रहे थे, एंड इफ यू एक्चुअली सी द स्टॉक ने बहुत शार्प रन अप देखा है फ्रॉम इट्स 52 वीक लो। 7 रुपए से लेके 35 रुपीज तक गया है, तो दैट वे इट्स बीन अ परफॉर्मर। लेकिन अब वो जाके वो वहां से करेक्ट हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जिन्होंने लोअर प्राइस पे लिया है। सो आई रियली थिंक यू शुड एग्जिट द स्टॉक, और अच्छे क्वालिटी फार्मा नेम्स में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मोरपेन लैब्स में से एक बार निकल जाइए, बिकॉज काफी हद तक जो पॉजिटिव न्यूज थी रिजल्ट्स में वो ये प्राइस पर भी डिस्काउंटेड है। ठीक है, चलिए रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। रोहित जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी गुड इवनिंग मैडम, मेरे दो सवाल हैं। एक तो हालांकि आपने आईडीबीआई का भी था जो आपने अभी ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है, तो आई एम होल्डिंग दैट अकाउंट। तो ये मेरे गोदरेज एग्रोवेट के शेयर हैं 500 एट द कॉस्ट ऑफ 500 ओनली, एट द कॉस्ट ऑफ 500, 3300 शेयर है 500 की कॉस्ट पे। और वो जब से मैंने लिया है आपके आवाज समाज उसमें कल का खिलाड़ी आज में करके, तो तब से अभी तक वो शेयर डाउन ही हो रहा है, वो उस दिन से बढ़ा ही नहीं है। तो मुझे पता करना है, मैं थर्ड टाइम रख भी सकता हूँ, तो क्या मैं उसको कंटिन्यू रख लूँ अगर मैं महीने 2 महीने 3 महीने, सो दैट आई कैन गेट अ बेटर प्राइस? एंड सेकेंडली, अगर आईडीबीआई को दोबारा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएँ कि अगर हम 2-3 महीने भी रख लें बेटर स्टॉक तो ठीक है, या हम इसमें क्योंकि आपका लोअर सर्किट लग रहा है, तो जब भी हम इसको सेल करना चाहते हैं सेल भी नहीं हो सकता,
और जब हायर था तो बाय नहीं हो सकता, मतलब सेल नहीं हो सकता था ना हायर उस पे क्या बोलते हैं सर्किट पे ना लोअर सर्किट पे। तो हमें क्या इससे बाहर निकल जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए रख भी ले तो भी कोई नुकसान नहीं होगा फॉर अ बेटर प्राइस? पूछ लेते हैं बताइए शर्मिला जी, आईडीबीआई बैंक अगेन सिमिलर क्वेश्चन आपने सुना, और दूसरा गोदरेज एग्रोवेट 499 की बाइंग है। यस, तो आई थिंक जहाँ तक आईडीबीआई बैंक का सवाल है, वेरी ऑनेस्टली मेरे को पूरी बात समझ में नहीं आई उनकी, लेकिन मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आपको इस तरह अभी बैंक्स में इन्वेस्टेड रहना है, तो मैंने बहुत बार ये चीज कही है कि आपको अच्छे क्वालिटी बैंक्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सो एचडीएफसी बैंक इज वन स्टॉक जो मैंने काफी बार रेकमेंड किया है। तो मेरे हिसाब से उस तरह के नाम्स में आपको इन्वेस्टेड होना चाहिए। आईडीबीआई बैंक में सिर्फ इतनी पॉजिटिव अभी बात है कि इसमें न्यूज फ्लो है, तो अगर आप वो न्यूज फ्लो को ट्रैक कर रहे हैं और आप उस न्यूज फ्लो को देखकर अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं ये स्टॉक में, तो जरूर रहिए, लेकिन ऑलवेज कीप अ लुकआउट कि क्या न्यूज फ्लो है, क्योंकि अभी ये फिर से बात चल रही है कि गवर्नमेंट इसको बेचने की तैयारी में है, और वो आपको न्यूज ट्रैक करनी होगी कि किस तरह से वो डेवलप होती है बात, कौन उसको लेने आता है, क्या प्राइस होता है, और शायद आपको उससे थोड़ा अपसाइड मिले। जहां तक गोदरेज एग्रोवेट की बात है, आई एम मोर पॉजिटिव ऑन दिस एज अ प्ले, क्योंकि हमने देखा ही है कि उनके जो द लाइन ऑफ बिजनेसेस दैट दे वर इन, गवर्नमेंट ने काफी किया है इनकी मदद करने में, वेदर इट इज फिशरीज और वेदर इट इज एनिमल फीड्स, उस तरह के जो बिजनेसेस में उनका एक्सपोजर है, उसमें पैंडेमिक का हिट जरूर आया। स्पेशली हमने देखा कि फिशरीज और जिस तरह से बात हो रही थी उस टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक कि ये यू शुड नॉट बी ईटिंग नॉन वेज एक्सेट्रा, उस सब चीजों का हिट जरूर रहा स्टॉक पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी वहां पर चीजें इंप्रूव हो रही है और गवर्नमेंट से भी उनको मदद मिल रही है। सो दिस इज डेफिनेटली अ स्टॉक दैट आई लाइक, और मेरे हिसाब से ये आप होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड सी माय टारगेट ऑन द स्टॉक वुड बी क्लोजर टू 505 508। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है गोदरेज एग्रोवेट पे रख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखिए कल का बाजार। कल का बाजार शर्मिला जोशी हमारे साथ बनी हुई है सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। विनोद बंसल है हमारे साथ फोन लाइन पर लुधियाना से। विनोद जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास ना मदरसन के 1000 शेयर हैं जी। ठीक है, किस लेवल पर आपने लिया हुआ मदरसन सुमी? 103 पे जी। ठीक है, 103 के प्राइस पे मदरसन सुमी लिया हुआ है शर्मिला। इन्होंने ये स्टॉक भी अपने लो से काफी अच्छा रिकवर हुआ, उसके बाद जो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी कर रही है वो मार्केट को पसंद नहीं आई थी जब हमने थोड़ा गिरावट हावी होते हुए देखी थी। लेकिन कंसिडरिंग इनका 103 का परचेसिंग प्राइस है, क्या सजेशन होगा? आई थिंक कि मोर देन मेरे हिसाब से बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग तो आगे चलकर ये कंपनी के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये स्टॉक ना ऑलरेडी इट हैड ऑलरेडी हैड अ रन अप, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स में है और इनका बहुत बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस है। उनके काफी फैसिलिटीज आर स्प्रेड अक्रॉस यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इससे होता क्या है कि जब पूरा यूरोप में जब चीजें दे हैड 2-3 इश्यूज विद फोक्सवैगन एक्सेट्रा, लेकिन अब क्योंकि यूरोप में चीजें ज्यादा जल्दी इंडिया से दे आर गेटिंग बैक टू नॉर्मलसी फास्टर, हम देख रहे हैं कि उनके वहाँ की फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग फिर से करना चालू की है, और मैनेजमेंट आई थिंक आपके सिस्टर चैनल पे मैंने पिछले या एक हफ्ते पहले सुना था, सो दे साउंडेड क्वाइट आई थिंक अपबीट और ऑप्टिमिस्टिक आगे चलकर के जो आउटलुक है उनके बिजनेस को लेकर। सो आई थिंक फॉर द मोमेंट ही कैन सॉर्ट ऑफ स्टे इन्वेस्टेड। माय टारगेट ऑन द स्टॉक वुड बी क्लोजर टू 115। ठीक है, तो 150 के टारगेट्स हैं, आप होल्ड कीजिए स्टॉक को, बने रहिए इसमें। योगेश है हमारे साथ जामनगर से। योगेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैं BEML लिया है 640 में, 2 महीने की मेरे होल्ड करने की है, तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें? शर्मिला जी BEML 640 का परचेसिंग प्राइस है, 2 मंथ का व्यू है। थोड़ा आई थिंक लंबा करिए आपका निवेश का समय, क्योंकि BEML काफी अच्छा स्टॉक है और हम देखेंगे कि आगे चलकर क्योंकि ये नीश कंपनीज है, इनको जिस तरह के ऑर्डर्स मिलने हैं वो उन्हीं को मिलने हैं, और मेरे हिसाब से ऐसे मुश्किल समय में गवर्नमेंट जरूर इस तरह की एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट करेगा और इनके जो ऑर्डर बुक्स है और ऑर्डर फ्लो है वो बना रहेगा, ताकि
बाकी दैट होल द होल एजेंडा जो अभी है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर एक्सेट्रा, वो इस तरह के कंपनीज को अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो आगे बढ़ सकता है। सो आई थिंक इन एनी केस जैसे मैंने कहा कि एक बहुत नीश प्ले है क्योंकि वो रेलवे वैगन्स एक्सेट्रा बनाते हैं, तो इस तरह के ऑर्डर्स और किसी को जाने नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं इसमें। लेकिन 2 महीने से थोड़ा आई थिंक अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 6-8 महीना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आई थिंक यू विल सी अ बेटर सॉर्ट ऑफ बेटर स्टॉक प्राइस फ्रॉम करंट लेवल्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आप बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में, यही सजेशन होगा आपके लिए। चलिए फिलहाल इतने ही सवाल करेंगे शो में शामिल, लेकिन जाने से पहले बात करेंगे सीएनबी की आवाज की मुहिम की जो हम लेकर आए हैं मिलकर। नाम है इस मुहिम का इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पेनी स्टॉक्स में निवेश कर लेते हैं। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल काफी खराब होते हैं, जिनमें ऑपरेटर्स काफी हेराफेरी करते हैं और जिनके जो फंडामेंटल से अलग मूवमेंट दिखाते हैं, या तो सीधे अपर सर्किट या फिर कांस्टेंट लोअर सर्किट के स्टॉक्स लगाते हैं। इसीलिए आपको अच्छे रिसर्च किए हुए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। भाव देखकर नहीं, कंपनी देखकर, उसका काम देखकर निवेश करना चाहिए ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और अच्छा मुनाफा आप कमा सके। आपको काफी लोग रिकमेंड करते होंगे, आपको काफी सारे मैसेजेस भी आते होंगे। किसी पर बिलीव ना करते हुए अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शर्मिला जी, इनफैक्ट पेनी स्टॉक्स का हमने जिक्र किया भी था शो के दौरान। बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं जो भाव देकर खरीदारी कर लेते हैं और इन स्टॉक्स में फंस जाते हैं, क्या सजेशन होगा उनके लिए? बिल्कुल, आई थिंक इस तरह के रीजंस के लिए स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 रुपए में स्टॉक लेते हैं ये समझ के वो 7 रुपया होगा या 10 रुपया होगा, तो इसलिए फ्लिपिंग ऑफ कॉइन, कभी हेड्स हो सकता है, कभी टेल्स हो सकता है, तो आपका 5 रुपया 2 रुपया भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है। सो दैट्स द रिस्क यू रन। लेकिन अगर आप वो कोई भी स्टॉक लेते हो तो उसमें आपका लॉजिक होना चाहिए कि क्या बिजनेस है, क्यों आप उसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, क्या उसमें वैल्यू आप देख रहे हैं, और उसके बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। सो आई थिंक दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन से लाइक अ गैम्बलिंग सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच एंड इन्वेस्टमेंट। और मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, और जैसे कि आपने कहा वेल रिसर्च अच्छे स्टॉक्स में अपने पैसे लगाने चाहिए। शर्मिला जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? Yes, I think it's fair to assume कि जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा की है, I could either be holding them or could have recommended them. चलिए, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबी से आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।